और टुडेस ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं जिसको टेक्निकल और साथ ही साथ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से पिक किया जाता है। पहले कल का आप टुडेस ट्रेड देख लीजिए। जेएनके बैंक, इस स्टॉक की एक अच्छी ओपनिंग कल के सेशन में हुई और डिसेंट गेन्स के साथ ये बंद भी हुआ। करीब 1.5% बढ़कर ये स्टॉक क्लोज हुआ। लेकिन आज का जो स्टॉक है वो भी जान लेते हैं, डिम्पी से जान लेते हैं आज का टुडेस ट्रेड। बताइए डिम्पी। आज का शेयर जिस पे आपको ध्यान रखना है वो HOEC होगा, जिस पे आप एक नज़र रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। और इस कंपनी के अंदर आप देखिए, वैसे तो ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर ये कंपनी है टिपिकली, इस पे आप नज़र रख सकते हैं। और इसके अलावा 2013 के बाद मौजूदा स्तरों पे ये वापस लौट आया, थोड़ा डिप आया था, वापस इन स्तरों पर आ चुका है। क्रूड में रिकवरी का भी इस कंपनी को फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो करीब डीरोक फील्ड में जो कंपनी की हिस्सेदारी है वो करीब 27% है। ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जहाँ से ऑयल को एक्सप्लोर करते हैं ये। और इसमें लंबी अवधि में कंपनी का कोई कर्ज नहीं है। टिपिकली दो तरह के कर्ज होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है और नतीजों में भी उम्मीद है कि इस बार शायद थोड़े नंबर्स अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। तो आप इस पर नज़र रखें और इस शेयर को अंदर आपको 86 का टारगेट रखना है, 79 का स्टॉप लॉस के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं आप जी। तो HOEC पर नजर रखकर चले। 86 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं और वो तमाम कंपनियां जिनके स्टॉक्स क्रूड प्राइसेस को लेकर सेंसिटिव होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की भी थी। HOEC, सेलन एक्सप्लोरेशन, दीप इंडस्ट्रीज, इन सभी स्टॉक्स पर आज के सेशन में नजर रखें क्योंकि 2-2% का स्पर्ट अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस में देखा जा रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर कॉमेंट लेते हैं। 4 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बायोकॉन की बात कर लेते हैं। खबर यहाँ पर पॉजिटिव है। माइलन को ग्रानेस्ट्रोन हाइड्रोक्लोराइड के लिए US FDA से अप्रूवल मिला है। नोजिया के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है और इंसुलिन को लेकर कंपनी ने माइलन के साथ ऑलरेडी करार किया हुआ है। बायोकॉन पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। इनफैक्ट मिस्टर महाजन, अब अर्निंग वाइज भी देखें तो कांस्टेंट ग्रोथ कंपनी के नतीजों में रही है। अब क्वार्टर 4 अर्निंग्स की शुरुआत भी नेक्स्ट वीक से हो जाएगी। उससे ठीक पहले कोई पोजीशन बनानी चाहिए क्या बायोकॉन में? Definitely the company over last year or thereabout has reported improved performance. Outlook is positive but the stock price has already run up significantly. ये लेवल पे कंफर्ट नहीं आता है स्टॉक में ऐड करने के लिए। पोजीशन है तो बनाए रखनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन शुड बी लुक्ड ओनली ऑन ए मीनिंगफुल करेक्शन। ठीक है। इस बीच आप बैंकिंग स्टॉक्स पर आप ध्यान रखिए क्योंकि कल जब पॉलिसी के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी तब एक्सपेक्टेड तो था कुछ आएगा, नहीं भी आया। लेकिन इस बीच हमारे साथ अब SBI के MD मिस्टर दिनेश खरे जुड़ चुके हैं। उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि अब RBI टिपिकली क्या सोच रहा है, बैंकिंग की अपनी रणनीति क्या है। मिस्टर खरे, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। एक्चुअली कल जब RBI गवर्नर बोल रहे थे ना, तब जो भी पॉइंट्स उन्होंने रखे मैं उसमें से 2 ही पॉइंट उठाना चाहता हूँ। एक तो मेरा पॉइंट ये है कि क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा कैसे। एक हिस्सा तो ये है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो कि बैंकर्स के ही हाथ में है वो है दरों को कम करना। सर ये हो नहीं रही है, ये क्रेडिट ऑफटेक होगा कैसे, बढ़ेगा कैसे? देखिए, ऐसा है कि क्रेडिट ऑफटेक के लिए बैंक की ब्याज दर के अतिरिक्त जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि जो बोरोर्स हैं वो भी आगे आए। बिल्कुल सर। जब बोरोर्स आगे आएंगे तो बोरोर्स के आगे आने का जहाँ तक सवाल है, अगर आप देखें कि तकरीबन जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कंट्री का वो 70% के करीब है। तो 30% अभी कैपेसिटी बाकी है जो कि यूटिलाइज होनी बाकी है। 30 से तो कम से कम 20-25% के करीब अगर यूटिलाइजेशन होगा तो उसके बाद बोरोर्स का इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो आएंगे। मेरे विचार में जो अगर पब्लिक स्पेंडिंग जो है, जो कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर के थ्रू जो स्पेंडिंग होने वाली है, उसके माध्यम से जो स्पेंडिंग होगी उस कारण से वो एक जो है मतलब फॉरवर्ड लिंकेज की तरह से काम करेगा और उसके कारण से जो है बाकी इकोनॉमी में भी एक स्पर्ट आने की आशा करता हूँ। जी दिनेश जी, 2 चीजें और मैं आपसे समझना चाहती हूँ। पहला तो ये, हालांकि NPA रेजोल्यूशन को लेकर RBI गवर्नर ने कहा है कि जल्द ही कुछ इनिशिएटिव्स या कुछ स्टेप्स बोलेंगे। एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट भी उन्होंने कहा है कि फॉर्म किया गया है। लेकिन क्या इससे कहीं ज्यादा सेंस ऑफ अर्जेंसी अभी रिक्वायर्ड है NPA रेजोल्यूशन को लेकर? पहली चीज। और दूसरा ये, क्या रिटेल बोरोवर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि फर्दर फॉल आ सकता है उनकी EMI के बोझ में? क्या बैंक फर्दर रेट कट कर सकते हैं क्या? जहाँ तक रेजोल्यूशन एनपीए रेजोल्यूशन का सवाल है तो उसमें जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो एक इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने की डायरेक्शन में स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे और वेलकम स्टेप्स हैं। लेकिन ये कहना कि इन सब स्टेप्स के कारण एनपीए रेजोल्यूशन हो जाएगा,
वो थोड़ा सा आई थिंक इट विल बी टू प्रीमेच्योर। हालांकि कल के जो पॉलिसी में कहा गया है कि एआरसी में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है नेट ऑन फंड्स की वो 100 करोड़ कर दी गई है, बट वो 100 करोड़ होने में भी जो है टाइम लगेगा, क्योंकि 20 करोड़ से 100 करोड़ होने में प्रोमोटर्स को अपने पैसा लेकर आना पड़ेगा। और अगर एआरसी में इस तरह से कैश मतलब कैपिटल नेट ऑन फंड बढ़ जाएगा तो जो है एआरसी की पोजीशन जो है अगेंस्ट कैश, जो अभी तक क्या था कि 85% 95% जो है वो सिक्योरिटी 85% सिक्योरिटी रिसीवेबल दिया करते थे, तो उससे उनकी एबिलिटी टू पे मोर कैश विल आल्सो इम्प्रूव। तो वो एक जो है बहुत बड़ा पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ एनपीए रेजोल्यूशन। आई थिंक सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से आवश्यक उसी एनपीए रेजोल्यूशन की डायरेक्शन में बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और जो स्टेप्स अभी दिखाई दिए गए हैं ये मतलब इन आइसोलेशन ये सब कुछ बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन सबको कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये एनपीए रेजोल्यूशन के लिए एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा आपका ये ईएमआई कम होगी क्या फर्दर? हाँ, ईएमआई के विषय में आई थिंक अभी तक जितना काफी हद तक तो ट्रांसमिशन हो चुका है, जो बाकी आप ये भी मानिए कि जो बैंक की एबिलिटी है ट्रांसमिशन करने की वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है अगर एनपीए उनके बढ़ जाते हैं। तो एक्सपेक्ट करना कि पूरा और साथ ही साथ आप ये मान के चलिए कि जो पॉलिसी रेट है वो वही एक मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है फॉर एमसीएलआर डिटर्मिनेशन। उसमें जो है डिपॉजिट रेट भी जो है एक बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट है। तो उस बेसिस पे जब जो है उस बेसिस पर जो एमसीएलआर डिसाइड होता है तो काफी हद तक ट्रांसमिशन हो चुका है। मेरे को आशा नहीं है कि हाल फिलहाल कुछ और फर्दर इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन की हम आशा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लैरिटी मिल गई है कि शायद आगे चल के आपका ईएमआई का बोझ थोड़ा सा कम भी नहीं होने वाला है। अच्छा मिस्टर दिनेश, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ ये अभी जो रिट के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात है और इनविट के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात है, बैंकर्स को जोड़ा जाएगा, ऐसा प्रपोजल है, बातचीत हो रही है। बैंक प्रिपेयर है इसके लिए सर? क्योंकि बैंक्स के बुक्स में पैसा तो बहुत है। ऐसा है कि हाँ, पैसा बहुत है और जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो मेजर इम्पोर्टेंट जो जरूरत है वो अंडरस्टैंड करने की कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हाउ गुड और बैड दैट इन्वेस्टमेंट इज। सिर्फ एक एनेबलिंग क्लॉज जरूर आ गया है, दैट इज वेरी वेलकम। और उसमें अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी तो बैंक्स वुड बी वेरी कीन टू लुक एट इट। और आई थिंक टू दैट एक्सटेंट पहले ये एनेबलिंग क्लॉज नहीं था, अब ये एनेबलिंग क्लॉज आने से बहुत बड़ा एक पुश मिलेगा इस सेक्टर को। जी, एक छोटा सवाल और आखिरी सवाल दिनेश जी आपसे होगा। कई ऐसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं, ऐसी वॉइसेस अब आ रही हैं कि आरबीआई की भाषा शैली और आरबीआई का जो कह सकते हैं कि रेट कट को लेकर या फिर कहें रेट पॉज साइकिल जो इंडिकेशन मिल रही है उनके स्टेटमेंट से, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट भी कर रही है कि FY18 में शायद रेट हाइक की भी प्रोबेबिलिटी हो आरबीआई की ओर से। इसकी संभावना आपको लगती है क्या? ऐसा है कि जैसा आरबीआई पॉलिसी में कहा गया है कि फर्स्ट हाफ ईयर एवरेज इन्फ्लेशन रेट की एक्सपेक्टेशन है 4.5% एंड सेकेंड हाफ में एवरेज इन्फ्लेशन रेट की एक्सपेक्टेशन है 5%। तो उसको चलते इमीडिएटली तो नहीं लगता, क्योंकि इनका जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली उसके तहत जो है 4% प्लस माइनस 2% का इसमें जो है रेंज रखा गया है इन्फ्लेशन के लिए। उम्मीद तो नहीं लगती है, लेकिन आई थिंक बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मटेरियल पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया दिनेश जी, आपने समय दिया जी बिजनेस को और अपने बातचीत की।